हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज का हमारा वीडियो होगा बेसिकली प्रोटीन स्ट्रक्चर्स पे। आपको बता दें, प्रोटीन की सीरीज हम स्टडी कर रहे हैं जिसमें अभी तक हमने डिफरेंट वीडियोस देख चुके हैं। बेसिक ऑफ प्रोटीन से लेके प्रोटीन सीक्वेंसिंग तक का पार्ट हम कवर कर चुके हैं। रिमेनिंग जो आपके लास्ट वीडियो जितने भी अपलोड्स हो चुके हैं उनसे रिलेटेड अगर यदि आपको कहीं डाउट हो तो मैंने अपने हर वीडियो में कहा है कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरी पर्सनल मेल आईडी पे मेल करके भी पूछ सकते हैं। यदि आपको लास्ट वीडियो प्रोटीन सीरीज से रिलेटेड वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। प्रोटीन स्ट्रक्चर्स क्या होती है? प्रोटीन के केस में कहा जाता है कि प्रोटीन जनरली पॉलीपेप्टाइड की एक चेन होती है जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। वो पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कैसा होगा कि केवल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में अमाइनो एसिड्स जो जुड़ते हैं वो केवल पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ही जुड़ते हैं या अदर नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं? तो बिल्कुल, कुछ नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन की स्टेबिलिटी के लिए। कुछ नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स या फोर्सेस ऐसे होते हैं जो उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वो कौन से होंगे, कब उनका फॉर्मेशन होगा, यदि वो फॉर्म्ड होते हैं तो किस टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछिए। प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में कहा जाए तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स में हम 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स स्टडी करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसकी टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर्स और लास्ट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। प्रोटीन की 4 स्ट्रक्चर्स स्टडी करने वाले हैं आज के वीडियो में। प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, टर्शरी स्ट्रक्चर्स क्या होती है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स क्या होती है। सभी स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्ट्रक्चर सब सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की। सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर्स होती है प्रोटीन की अलोंग पॉलीपेप्टाइड चेन। चेन के फॉर्मेशन में प्रेजेंट होगी। जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे। सबसे सिंपल स्ट्रक्चर बट बेस होती है सभी स्ट्रक्चर का प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के थ्रू ही आप प्रोटीन सीक्वेंसिंग कर सकते हो। यदि प्रोटीन फोल्डेड फॉर्म में है उसकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में, तो पहले उसको आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर का पता लगाना पड़ेगा और फिर उस प्राइमरी स्ट्रक्चर से फोल्डेड प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करोगे? पहले आप उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर में और फिर उस प्राइमरी स्ट्रक्चर से उसकी सीक्वेंसिंग का पता लगाएंगे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन होगी जो एक दूसरे से किसके थ्रू जुड़ेंगे? अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। किसके थ्रू जुड़े होते हैं? जनरली पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर जो कहाँ पे मेनली ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर या प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर होती है जो अमाइनो एसिड की सिंपलेस्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसमें अमाइनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। वो स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? उसकी प्राइमरी मतलब सबसे फर्स्ट स्टेज, सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या होती है? उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें कोई भी अदर बॉन्ड इसमें इंक्लूड नहीं होते, केवल कौन सा बॉन्ड इंक्लूड है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये थी प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ही उसकी मेन बेस स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम सीक्वेंसिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अमाइनो एसिड के बेसिस पर ही, मेनली उसके अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के बेसिस पर ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स किस टाइप की बनेगी वो डिसाइड होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स मतलब वो स्ट्रक्चर्स जब प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड होने लगती है तब सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगी। अभी 3 डायमेंशनल फोल्डिंग नहीं हो रही है, नॉर्मली प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड होना स्टार्ट हुई है, उसमें कोई अदर बॉन्ड भी रिस्पॉन्सिबल होगा पेप्टाइड बॉन्ड के, क्योंकि यदि फोल्डिंग हुई है तो उसको स्टेबिलिटी के लिए कोई अदर बॉन्ड भी जरूरी है। वो अदर बॉन्ड कौन सा होगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सी बॉन्डिंग होगी? जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सा? प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड कोवेलेंट बॉन्ड। अब कुछ अदर नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स भी आएंगे जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे? हाइड्रोजन। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब ये जो आपकी चेन थी लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड की चेन प्राइमरी स्ट्रक्चर में, अब ये धीरे धीरे फोल्ड हुई है, फोल्ड होने लगी है। हो सकता है वो स्पाइरल शेप में फोल्ड हो सकता है वो किस शेप में फोल्ड हो? स्पाइरल शेप में फोल्ड हो, और ये हो सकता है कि वो प्लीटेड फॉर्म में हो, तब उसके स्ट्रक्चर्स को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। यदि आपकी लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन या प्राइमरी स्ट्रक्चर स्पाइरल शेप में फोल्ड होती है तब वो कहलाती है अल्फा हेलिक्स। वो क्या कहलाएगी? आपकी अल्फा हेलिक्स।
जो कि अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और यदि वो प्लीटेड फॉर्म में होती है तो वो कहलाती है शीट के फॉर्म में होती है तो बीटा शीट, वो क्या कहलाती है बीटा शीट। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के दो फॉर्म अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट जो हम पढ़ने वाले हैं, बीटा शीट क्या होगी, अल्फा हेलिक्स क्या होंगे, सब कुछ डिटेल में। बट ध्यान रखिए इसकी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे इसके स्ट्रक्चर्स में, तब उसके बीच में क्या किसका फॉर्मेशन होगा, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट का। इसमें बीटा टर्न्स भी आते हैं आपके, जो कि हम पढ़ेंगे आगे आने वाले एक इंडिविजुअल वीडियो होगा आपका बीटा टर्न्स पे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में ध्यान रखिएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, वो पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड हुई है तो किसका फॉर्मेशन किया उसने, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। उसमें कौन सा नॉन कोवेलेंट बॉन्ड इंटरेक्शन इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट जो कि हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल फोल्डिंग होगी, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसकी 3 डायमेंशनल। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब अपनी 3 डायमेंशनल फोल्डिंग करने लगता है, जब कैसे होगी 3 डायमेंशनल फोल्ड्स होंगे तब वो किसका फॉर्मेशन करेगी, 3 डायमेंशनल फोल्डिंग होगी तब वो टर्शरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। 3 डायमेंशनल फोल्डिंग जब होती है तब उसमें नंबर ऑफ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, वो कौन कौन से होंगे वो भी हम देखेंगे। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, अभी तक तो आप सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ ही वर्क कर रहे हैं, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन को ही फोल्ड कर रहे हैं, लाइक 2D फॉर उसके सिंपल फोल्डिंग या लोकल फोल्डिंग्स की आपने उसके 3 डायमेंशनल फोल्डिंग की सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की, तो उसकी टर्शरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होगी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है मल्टीपल सब यूनिट्स जब इन्वॉल्व होगी, मल्टीपल सब यूनिट्स या मल्टीपल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होती है, मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन्वॉल्व होती है, तब वो क्या इसका फॉर्मेशन करेगी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स का। लाइक हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं 2 अल्फा 2 बीटा सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, मतलब उसमें कैसी है मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाएगी आपकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। तो ये था बेसिक ओवरव्यू जो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, टर्शरी स्ट्रक्चर्स क्या होती है और एट द एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स क्या होती है। चलिए स्टार्ट करें। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स तो हम देख चुके हैं, नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन जो एक दूसरे से अमीनो एसिड किसके थ्रू जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाएगी आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में फर्स्ट देखेंगे अल्फा हेलिक्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें देखने वाले हैं अल्फा हेलिक्स। हेलिकल स्ट्रक्चर होगी, स्फेरिकल शेप में होगा, स्फेरिक बेसिकली हेलिकल जो पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से कैसे स्फेरिकल शेप में होगी, स्फेरिकल शेप होगा उसका, ठीक है, ये आपकी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर यदि सपोज कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है तो वो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, राइट हैंडेड फॉर्म में भी हो सकती है और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में भी हो सकती है। राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, अब आपके थंब के इंप्रेशन, राइट हैंड को लीजिए, थंब का जो है उसकी पोजीशन हेलिक्स के डायरेक्शन में रखिए, ये किसको डिनोट करता है, हेलिक्स, ठीक है। और जब ये आपसे अवे दूर की साइड मूवमेंट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी तो वो राइट हैंडेड, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी तो वो होगी आपकी लेफ्ट हैंडेड। ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर्स कौन सी होती है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। राइट हैंडेड स्ट्रक्चर्स क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसलिए ज्यादातर प्रोटीन्स में राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब अल्फा हेलिक्स से किसमें हमने देख लिया, स्फेरिकल शेप होती है। अब इसमें नंबर ऑफ अमाइन, पॉलीपेप्टाइड की चेन है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा अल्फा हेलिक्स। नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, हमें पता है कि हम एक अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स में कुछ आर ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट ध्यान रखिए अल्फा हेलिक्स की एक टर्न में, ये एक अल्फा हेलिक्स है, इसने अपना एक टर्न कंप्लीट किया, नेक्स्ट टर्न इसके एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं। कितने अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं, 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं। ये कितने 3.6 अमीनो एसिड, और 2 अमीनो एसिड के बीच की डिस्टेंस या इसके पिच कही जाए तो वो कितनी होती है 5.4 एंगस्ट्रॉम, जो कि सब जगह मेंशन होता है, आपको बुक में सब जगह मिल जाएगा। बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर स्फेरिकल इन शेप में होगा, एक टर्न में उसके ईच टर्न, पर टर्न की बात की जा रही है, क्या है पर टर्न की बात की जा रही है, उसके हर एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं। 2 अमीनो एसिड के बीच की उसकी पिच कही जाए तो कितनी 5.4 एंगस्ट्रॉम उसकी पिच होती है। नेक्स्ट कंसेप्ट अब आपको आता है कि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू इसको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, अल्फा हेलिक्स में पेप्टाइड बॉन्ड बने थे, उसके अलावा इसको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, तो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
हाइड्रोजन बॉन्ड क्या रहते हैं, इस अल्फा हेलिक्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या रैंडम किसी के बीच में बन जाएंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे किसके बीच में, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन, एक अमाइनो एसिड के अल्फा कार्बन के कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन और अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के बीच में क्या बनेगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ऐसी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है आपके पास ऑक्सीजन, कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन और अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के बीच में क्या होगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के का फॉर्मेशन होगा। अब क्या रेंडमली किसी भी कार्बन अल्फा कार्बन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, नहीं। ध्यान रखिएगा 3 रेसिड्यू अवे जो होता है अमाइनो ग्रुप और फर्स्ट और 3 रेसिड्यू अवे जो पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके बीच में आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यदि फर्स्ट अमाइनो ग्रुप को आप आई की पोजीशन से डिनोट कर रहे हैं, फर्स्ट अमाइनो ग्रुप को किसको आई की पोजीशन से डिनोट कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, आई प्लस 1 I+2 I+3 और फिफ्थ अमाइनो एसिड होगा A5 I+5 4 सॉरी। तो किस किस के बीच में होगी हाइड्रोजन बॉन्ड, फर्स्ट अमाइनो एसिड के कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन और फोर्थ अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मतलब इस टर्म में हमें पता है 3.6 अमाइनो एसिड रेसिड्यू हैं, तो फर्स्ट अमाइनो एसिड जो आपके एन टर्मिनल, इसका एक टर्मिनल क्या होगा कार्बोक्सिलिक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल क्या होगा अमाइनो टर्मिनल, जो कि कैसा होगा इसका पॉजिटिव, ठीक है। अल्फा कोई भी, क्योंकि सी और एन टर्मिनल हो गए, एन टर्मिनल क्या होगा पॉजिटिव होगा और सी टर्मिनल कैसा होगा नेगेटिव। जनरली हम N2C डिनोट करते हैं, तो इसको एन डिनोट कर दीजिए और इसको क्या हो गई है सी। तो क्या हो गया पोजीशन, इसमें फर्स्ट अमाइनो एसिड के कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन और फोर्थ अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये फर्स्ट कंस्टेंट है, ध्यान रखिएगा अल्फा हेलिक्स के। ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्या हो सकता है, अब इसके कुछ कंस्टेंट है, क्या अल्फा हेलिक्स सभी अमाइनो किसी भी पोजीशन में अमाइनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होंगे तो अल्फा हेलिक्स को स्टेबिलिटी देंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यदि दो एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के पास हैं, कैसे अमीनो एसिड, जिनमें बल्कि आर ग्रुप है, जिनका आर ग्रुप बल्कि है, एरोमेटिक साइड चेन्स है। आर ग्रुप बल्कि होना मतलब बल्कीनेस, जिनमें क्या है एरोमेटिक साइड चेन है, उसमें आर ग्रुप बहुत लंबा है, साइड चेन बहुत लंबी है, बल्कि है। यदि वो दो अमीनो एसिड एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे, पास पास होंगे, तो भी वो अल्फा हेलिक्स को क्या कर देंगे, डीस्टेबलाइज कर देंगे। अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर्स को क्या करेंगे, डीस्टेबलाइज कर देंगे। मतलब आर ग्रुप बल्कीनेस वाले आर ग्रुप पास पास नहीं होने चाहिए स्टेबलाइजेशन के लिए। सेकंड, चार्ज्ड वाले, सेम चार्ज ग्रुप, सेम चार्ज ग्रुप मतलब लाइसिन और आर्जिनिन सपोज बेसिक अमीनो एसिड से दोनों में पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है। यदि दोनों पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड एक दूसरे के पास पास होंगे, चेन में दोनों हेलिकल स्ट्रक्चर में पास पास होंगे, तो वो स्ट्रक्चर को कैसा करेंगे, डीस्टेबलाइज कर देंगे। यदि सेम दोनों नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड ग्लूटामेट हो गया आपका, और सेकंड नेगेटिवली चार्ज क्या होगा एस्पर्टेट, यदि ये दोनों पास पास होंगे तो वे अल्फा हेलिक्स को क्या कर देंगे, डीस्टेबलाइज कर देंगे। मतलब सेम चार्ज वाले अमीनो एसिड जो होते हैं वो पास पास नहीं होने चाहिए हेलिकल स्ट्रक्चर में। तो डीस्टेबलाइजेशन का रीजन क्या है, देख सकते हैं हम, बल्कि आर ग्रुप पास नहीं होना चाहिए, यदि आर ग्रुप बल्कि है तो वो पास नहीं होना चाहिए। चार्ज ग्रुप, सेम चार्ज ग्रुप वाला अमीनो एसिड भी पास नहीं होना चाहिए, साथ साथ उसके सेम चार्ज वाला अमीनो एसिड भी पास नहीं होना चाहिए, वरना वो उसको क्या कर देंगे, अल्फा हेलिक्स को डीस्टेबलाइज कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, अल्फा हेलिक्स के दो डाइपोल होते हैं। ये होता है उसका डाइपोल्स, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एंड और दूसरा नेगेटिव चार्ज, इसे डाइपोल कहा जाता है। तो अल्फा हेलिक्स के पॉलीपेप्टाइड चेन में दो डाइपोल्स होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज, और ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज। यदि पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज वाले एंड पे, मतलब एन टर्मिनल के पास, अमाइनो टर्मिनल के पास पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड ही प्रेजेंट होंगे, यदि इस एंड पे पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड ही प्रेजेंट होगी तो उसको रिपेल करेंगे, मतलब स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं डीस्टेबलाइज करेंगे। मतलब एन टर्मिनल पे नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड प्रेजेंट होना चाहिए ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके, और सी टर्मिनल पे पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड प्रेजेंट होना चाहिए ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। डीस्टेबलाइज कौन करेंगे, यदि एन टर्मिनल पे पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड ही प्रेजेंट हो गए तो उसको रिपेल करेंगे। यदि सेकंड डाइपोल पे सपोज नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड मतलब एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे, तो वो इसको क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को डीस्टेबलाइज करेंगे। मतलब डाइपोल वाला कंसेप्ट आ गया डीस्टेबलाइजेशन में। एक और अल्फा हेलिक्स की डीस्टेबलाइजेशन में डाइपोल्स उसके
कैसे होनी चाहिए, उसको न्यूट्रलाइज करने वाला है। अमाइनो एसिड कैसे प्रेजेंट होना चाहिए डायपोल्स पे, उसको न्यूट्रलाइज करने वाला है। यदि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव। और क्या ऐसे हो सकता है जो आपके अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज करे? मेन आपके अल्फा हेलिक्स की स्ट्रक्चर्स में प्रोलीन और ग्लाइसिन अमाइनो एसिड उसके स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज करते हैं। यदि प्रोलीन अमाइनो एसिड प्रेजेंट है और ग्लाइसिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट है तो वो उसके स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। आप कैसे डिस्टेबलाइज कर सकते हैं? प्रोलीन जो अमाइनो एसिड्स होता है, प्रोलीन अमाइनो एसिड्स में जो NC अल्फा बॉन्ड होता है उसका जो अमाइनो ग्रुप होता है वो रिजिड रिंग में इंक्लूड होता है। उसका जो अमाइनो ग्रुप है C अल्फा वाले पोजीशन का वो रिजिड रिंग में प्रेजेंट होता है। रिंग में प्रेजेंट होने के कारण वो इजीली रोटेट नहीं कर पाता। इजीली रोटेट नहीं कर पाएगा मतलब NC अल्फा बॉन्ड क्या होगा, इजीली रोटेट नहीं कर पाएगा उसका जो अमाइनो ग्रुप है। ना ही अमाइनो ग्रुप किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये रिजिड रिंग का पार्ट है। किसकी? प्रोलीन के स्ट्रक्चर में हमें पता है कि अमाइनो ग्रुप किसका पार्ट है, उसके रिजिड रिंग का पार्ट होता है, जिसके कारण ये उसमें के हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और मूवमेंट भी, रोटेशन में भी क्या करेगा, कहीं ना कहीं उसमें ब्रेक्स जनरेट करेगा। अल्फा हेलिक्स में ब्रेक्स जनरेट करने का काम करता है ग्लाइसिन और प्रोलीन। रीजन हमें पता है क्योंकि प्रोलीन का अमाइनो ग्रुप किसका पार्ट है, उसके रिंग का पार्ट होता है। ग्लाइसिन का कारण क्या है? ग्लाइसिन का रीजन ये है, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उसके कन्फर्मेशन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इस कारण ग्लाइसिन या प्रोलीन दोनों ही यदि आपके इसमें ज़्यादा प्रेजेंट होंगे रेसिड्यू तो ये क्या करेंगे, अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर को ब्रेक करेंगे। तो ये कुछ बेसिक कंस्टेंट है अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए। ध्यान से समझिएगा, एक बार वापस शॉर्ट में रिपीट करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स मतलब स्फेरिकल, कोई भी सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होगी वो स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट होगी तो उसे अल्फा हेलिक्स कहा जाएगा। अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर्स में एक हेलिक्स में जो एक टर्न होता है हेलिक्स का, उसमें 3.6 अमाइनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं। उसके पिच की डिस्टेंस कितनी होती है? 5.4 एंगस्ट्रॉम उसके नॉर्मल पिच की डिस्टेंस होती है। अमाइनो एसिड के बेसिक अल्फा हेलिक्स को स्टेबलाइज करने वाले कांस्टेंट क्या क्या होने चाहिए? फर्स्ट अमाइनो एसिड के कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन और फोर्थ अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रैंडम किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑक्सीजन और अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। उसके 3 रेसिड्यू अवे वाले जो अमाइनो ग्रुप है उसी के अमाइनो के हाइड्रोजन के बीच में इसके साथ क्या करेगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज ही कौन कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कौन कौन से ऐसे कंस्टेंट है जो आपके अल्फा हेलिक्स को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। यदि स्ट्रक्चर्स में, हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रोलीन और ग्लाइसिन प्रेजेंट हो। क्यों? क्योंकि प्रोलीन में जो अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन होता है वो रिजिड रिंग का पार्ट होता है जो इजीली मूव नहीं कर पाता, जो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ग्लाइसिन की बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल कन्फर्मेशन है, इसीलिए वो रिजिड रिंग का पार्ट, इसीलिए भी वो अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर्स के लिए एज अ ब्रेकर अमाइनो एसिड रेसिड्यू है। आर ग्रुप, यदि बल्कि आर ग्रुप से एक दूसरे के पास होंगे तो वो कहीं ना कहीं अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर को ब्रेक करेंगे, उसमें के लिए क्या एज अ ब्रेकर्स वर्क करेंगे। बल्कीनेस ये भी उसके लिए क्या है, मेजर कंस्टेंट है उसकी स्टेबिलिटी के लिए, वो उसको डीस्टेबलाइज कर देंगे अल्फा हेलिक्स को। चार्ज ग्रुप, यदि सेम चार्ज वाले अमाइनो एसिड एक दूसरे के पास होंगे हेलिकल स्ट्रक्चर्स में तो वो हेलिक्स को रिपल्शन करेंगे, हेलिक्स के स्ट्रक्चर को लो। यदि सेम चार्ज ग्रुप वाले प्रेजेंट होंगे, लाइक पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप वाले अमाइनो एसिड एक दूसरे के पास प्रेजेंट है या नेगेटिवली चार्ज ग्रुप एक दूसरे के पास प्रेजेंट है तो वो स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, डीस्टेबलाइज करेंगे, उसे स्टेबलाइज नहीं करेंगे। डायपोल वाला कंसेप्ट क्या है जी, किसी भी अमाइनो एसिड की चेन में 2 डायपोल होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। यदि पॉजिटिवली चार्ज डायपोल के पास पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, डीस्टेबलाइज। क्यों? क्योंकि उसको रिपेल करेंगे। यदि नेगेटिव के पास नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड प्रेजेंट है तो उसको रिपेल करेगा। इसलिए स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए अल्फा हेलिक्स के पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप के पास नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड प्रेजेंट होने चाहिए और नेगेटिवली चार्ज डायपोल पार्शियली नेगेटिवली चार्ज एंड के पास पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड प्रेजेंट होना चाहिए ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर पाए। ठीक है, एक और बात ध्यान रखिएगा, अल्फा हेलिक्स की स्ट्रक्चर्स जो सबसे पहले दी थी पॉलिंगो कुरे नाम के साइंटिस्ट ने दी थी इसे, इसके स्ट्रक्चर्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरचेन और इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं वो हम देखेंगे। इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब उसी सेम पॉलीपेप्टाइड चेन के अमाइनो एसिड रेसिड्यू के बीच में बन रहे हैं, वो कैसे कहलाएंगे आपके इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये थी अल्फा हेलिक्स की स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट हमने देखा अल्फा हेलिक्स। नेक्स्ट हम मूव करेंगे बीटा शीट पे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगी बीटा शीट। बीटा शीट क्या होती है? बीटा शीट मतलब शीट लाइक प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर्स होगी, बस इसमें कैसा होगा, एंटी पैरेलल और पैरेलल बीटा शीट्स होती है। एंटी पैरेलल और पैरेलल बीटा शीट्स किसे कहेंगे, देखते हैं। बीटा शीट,
एंटी पैरेलल और पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब दो, सपोज ये N2C टर्मिनल वाले, पैरेलल बीटा शीट मतलब दोनों अमाइनो एसिड की चेन के बीच में जो है वो N2C डायरेक्शन में ही है। ये आपकी शीट लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसमें आपके जो बेसिकली आर ग्रुप होंगे वो अल्टरनेट फॉर्म में होंगे, एक बार आर ग्रुप बाहर, एक बार आर ग्रुप अंदर। अल्फा हेलिक्स में आर ग्रुप की पोजीशन कैसे होती है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। जितने भी आर ग्रुप्स होंगे वो हेलिक्स के बाहर होंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन होंगे। जितने भी आर ग्रुप होंगे वो बाहर होंगे। बट बीटा शीट में क्या होगा? अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक आर ग्रुप बाहर है तो दूसरा आर ग्रुप प्लीटेड शीट के अंदर होगा, एक बाहर है तो दूसरा कैसा होगा? अंदर होगा। आर ग्रुप्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। पैरेलल और एंटी पैरेलल दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पैरेलल मतलब जब दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन में कैसे N2C पैरेलल। पैरेलल शीट कैसी होगी? जिसमें N2C टर्मिनल में और N2C टर्मिनल के बीच में ही। अब इसमें H कार्बन ग्रुप के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा? ये प्लीटेड शीट, इसमें जो बनता है C डबल बॉन्ड O जिगजैग मोशन में बनता है। ये इसका कार्बन ग्रुप का ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स। पैरेलल मतलब जब दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन के एंड्स कैसे हो? सेम हो। N टर्मिनल टू C टर्मिनल, N टर्मिनल टू C टर्मिनल, ठीक है। अल्टरनेटिव फॉर्म में आर ग्रुप्स प्रेजेंट होगा, एक का आर ग्रुप आउटसाइड तो दूसरे का इनसाइड, एक का आउटसाइड तो दूसरे का अमाइनो एसिड का इनसाइड, एक अमाइनो एसिड का इनसाइड तो दूसरे का आउटसाइड, एक का इनसाइड तो दूसरे का आउटसाइड। ऐसे प्रेजेंट होते हैं जनरली आर ग्रुप्स। इसमें जो इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब हम समझ सकते हैं दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, उन दोनों के बीच में कैसी हो रही है? इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब क्या होगा? एक का कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन दूसरे के हाइड्रोजन से, ये इसका पैटर्न पैरेलल नहीं होता है। एंटी चेन इसमें देखोगे आप ऐसे डायगोनली हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, किसमें? पैरेलल चेन में। एंटी पैरेलल बीटा शीट क्या होगी? एंटी पैरेलल बीटा शीट मतलब एक का N2C पॉलीपेप्टाइड चेन और दूसरा C2N पॉलीपेप्टाइड चेन। दूसरा का डायरेक्शन क्या होगा? C2N। एक होगी N2C और दूसरा होगा C2N। इस डायरेक्शन में होगी एंटी पैरेलल। अमाइनो एसिड के सीक्वेंस, फर्स्ट अमाइनो एसिड का N टर्मिनल तो सेकंड चेन के अमाइनो एसिड का C टर्मिनल। इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका जो कन्फर्मेशन होता है वो पैरेलल फॉर्म में होता है। ऐसे दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। बीटा शीट क्या होती है? बीटा शीट में क्या होता है? इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या होती है? शीट लाइक के स्ट्रक्चर बनेगी। जब दो पॉलीपेप्टाइड चेन जाएंगी बीटा शीट की, तब उन दोनों के बीच में यदि पैरेलल होगी, यदि दोनों का N टर्मिनल टू C टर्मिनल, N टर्मिनल टू C टर्मिनल होगा तो पैरेलल बीटा शीट्स होंगी, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है? उसके क्रॉस मैनर में, उसका पैटर्न डिफरेंट होता है। जबकि एंटी पैरेलल बीटा शीट जिसमें N2C C2N टर्मिनल होगा, उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो सेम साइड्स होती है। कैसे होगी? बेसिकली पैरेलल साइड्स में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं। एंटी पैरेलल बीटा शीट्स जनरली ज्यादा प्रेजेंट होती है इन कंपैरिजन टू पैरेलल बीटा शीट्स। एंटी पैरेलल बीटा शीट्स कैसे होती है? ज्यादा प्रेजेंट होती है इन कंपैरिजन टू पैरेलल बीटा शीट्स, ठीक है, किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में। एंटी पैरेलल बीटा शीट्स में प्रोलिन ग्लाइसिन प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे हमने देखा अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर्स में प्रोलिन ग्लाइसिन क्या एज अ कंस्टेंट वर्क करते हैं, बट बीटा शीट्स में ऐसा नहीं होता है। बीटा शीट में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कोई भी प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके लिए कोई भी एज अ कंस्टेंट वर्क नहीं करता है कि पैरेलल नॉन पैरेलल, ठीक है। तो ये था बीटा शीट। यदि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर्स, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? फर्स्ट देखते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर्स। प्रोटीन स्ट्रक्चर का थर्ड पार्ट टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर्स क्या होगी? जब प्रोटीन की सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन 3 डायमेंशनल फोल्डिंग करती है, जब पॉलीपेप्टाइड चेन की क्या होगी? 3 डायमेंशनल फोल्डिंग हो जाएगी। पॉलीपेप्टाइड चेन कैसी करेगी? 3 डायमेंशनल पॉलीपेप्टाइड चेन की क्या होगी? 3 डायमेंशनल फोल्डिंग होगी, 3D फोल्डिंग होगी। तब वो किसका फॉर्मेशन कर लेगी? टर्शरी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर लेगी। टर्शरी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ आपके इंट्रैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, वॉन्डरवॉल इंट्रैक्शन, आयनिक इंट्रैक्शंस, और डाइसल्फाइड लिंकेज भी इन्वॉल्व होता है।
टर्शियरी स्ट्रक्चर्स मतलब दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब फर्दर 3 डायमेंशनल फोल्डिंग करेंगे, सपोज ये एक अल्फा हेलिक्स, ये बीटा शीट से जुड़ा है, नेक्स्ट अल्फा हेलिक्स, जब ये 3 डायमेंशनल फोल्डिंग कर लेंगी, जब इसकी 3D फोल्डिंग हो जाएगी तो वो किसका फॉर्मेशन कर लेगी, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स का। यदि वो 3 डायमेंशनल फोल्ड्स करेंगे तो डेफिनेटली उसके बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हो सकते हैं, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस हो सकते हैं। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस मतलब कोई वाटर लविंग ग्रुप जो होता है उसके आसपास जितने भी वाटर हाइटिंग अमाइनो एसिड्स जितने भी होते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस के थ्रू जुड़ जाएंगे। वंडरवॉल्ड इंट्रैक्शंस हमें पता है उसके डायपोल्स जनरेट होंगे, डायपोल नेक्स्ट अमाइनो एसिड्स में भी क्या कर देगा, वो डायपोल जनरेट कर सकता है, इंड्यूस्ड डायपोल, या हो सकता है दोनों में इंड्यूस्ड डायपोल जनरेट हो। तो वंडरवॉल्ड इंट्रैक्शंस हो सकता है, आयनिक इंट्रैक्शंस भी हो सकते हैं, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स है तो उनमें आयनिक इंट्रैक्शंस हो सकते हैं। डाइसल्फाइड लिंकेज मतलब सल्फर कंटेनिंग यदि ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू वो जुड़कर उसमें डाइसल्फाइड लिंकेज का फॉर्मेशन होगा और 3 डायमेंशनल फोल्डिंग हो जाएगी। मतलब ये जितने भी बॉन्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं उस पॉलीपेप्टाइड चेन की 3 डायमेंशनल फोल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कैसे किसका फॉर्मेशन करेंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स का। जैसे जैसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर की फोल्डिंग होती जाएगी वो स्टेबिलिटी की ओर जाती जाएगी, मतलब वो कैसी होती जा रही है, आपकी स्टेबल होती जा रही है। प्राइमरी स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल होती है, क्यों, क्योंकि वो इजीली डीनेचर्ड हो सकती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के प्रूफ मतलब हमने उसकी स्टेबिलिटी को और बढ़ाया, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, उसको स्टेबल किया है, उसके कन्फर्मेशन को स्टेबल किया है। टर्शियरी स्ट्रक्चर हमने उसको और फोल्डिंग फॉर्म में 3 डायमेंशनल फोल्डिंग कर दिया ताकि वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर और स्टेबल हो जाए, इजीली डिग्रेड ना हो पाए वो प्रोटीन। तो उसके लिए हमने नंबर, क्योंकि अब डिग्रेडेशन के लिए उसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स ब्रेक करो, वंडरवॉल इंट्रैक्शंस को ब्रेक करो, आयनिक इंट्रैक्शंस या उसके बीच के जितने भी डाइसल्फाइड लिंकेज है पहले उनको तोड़, तब जाके वो प्रोटीन डिग्रेड होगी। तो इसको के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स के थ्रू प्रोटीन को स्टेबिलिटी दे रहे हैं। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स क्या होगी, अभी तक हमने एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की बात कर रहे हैं कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन्स मूव करती है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स बनाती है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जनरली, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स में भी नंबर ऑफ इंट्रैक्शंस इन्वॉल्व होंगे, नंबर ऑफ इंट्रैक्शन इन्वॉल्व होंगे, बट टर्शियरी स्ट्रक्चर में सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की बात की जाती है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की बात की जाती है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करेगा, मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स या मल्टीपल सब यूनिट्स के बीच में बनेगी। जब वो मल्टीपल सब यूनिट्स आपस में फोल्डेड होंगी तो वो किसका फॉर्मेशन करेगी, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स का। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, यदि हीमोग्लोबिन की बात की जाए, सबसे बेस्ट एग्जांपल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट से मिलकर बना होता है, मतलब उसकी अल्फा हेलिक्स वाली स्ट्रक्चर भी 2 होगी, बीटा हेलिक्स वाली स्ट्रक्चर्स भी 2 होंगी, फिर वो आपस में फोल्ड होकर किसका फॉर्मेशन करेगी, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स का, या कह सकते हैं ऑलिगोमर्स कहा जाता है उन्हें। तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स मतलब मल्टीपल सब यूनिट से मिलकर बनेंगे, मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होगी जो एक दूसरे से फोल्डिंग के थ्रू जुड़ेंगी। फोल्डिंग हमने देखा हाइड्रोफोबिक, वॉन्डरवॉल, आयनिक इंटरेक्शन, डाइसल्फाइड लिंकेज हो सकती है, सॉल्ट ब्रिजेस बने उनमें, तो उस फोल्डिंग के थ्रू वो किसका फॉर्मेशन कर लेगी, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स का। इन सबके अब जो आने वाला है, तो आज का वीडियो हमारा बेसिकली बेस्ड था प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी पे। आगे जो आने वाला वीडियो बेस्ड होगा वो उस पार्ट पे होगा कि फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होती है, कोलेजन्स क्या होते हैं, केराटिन्स क्या होती है, उस पर बेस्ड होगा, जहाँ से आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस कवर होते हैं। क्वेश्चंस टॉपिक्स बहुत ईजी हैं, बहुत कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी, कैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी। और एक बात, हर स्ट्रक्चर्स के लिए एक टेक्निक्स होती है बेसिकली उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूज़ की जाती है, सर्कुलर डाइक्रोइज्म में यूज़ की जाती है, कौन सी टेक्निक कैसे वर्क करेगी वो भी हम देखेंगे। सर्कुलर डाइक्रोइज्म पे भी आपका एक वीडियो आएगा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पे भी वीडियोस आएंगे, प्रोटीन के सीक्वेंस उसके सेपरेशन से रिलेटेड जो जो टेक्निक्स यूज़ की जाती है सब पे वीडियोज़ आएंगे। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो मैंने हमेशा हमारे हर वीडियो में कहा है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंच पाए जो इजीली इसके थ्रू समझ सकते हैं कि प्रोटीन स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, कैसे स्ट्रक्चर्स होती हैं, कंस्टेंट्स क्या होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू एवरीवन।